गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष बीएड सेकेंड ईयर में पेपर नंबर 7th बी जिसका नाम है टीचिंग ऑफ हिंदी अर्थात हिंदी शिक्षण। हिंदी शिक्षण में आज हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री प्रोफेसर किलपैट्रिक ने किया है। प्रोफेसर किलपैट्रिक जॉन डीवी के शिष्य रहे हैं। डीवी महोदय के अतिरिक्त पार्कर तथा मैरियन के शैक्षिक विचारों से विशेष रूप से प्रभावित हैं। इन्होंने शिक्षा को कृत्रिमता से निकालकर वास्तविक परिस्थितियों में लाकर खड़ा करने का सफल प्रयास किया है। इन्होंने इस बात पर बल दिया है कि विद्यालयों में विभिन्न विषयों की शिक्षा कक्षा के कृत्रिम वातावरण के स्थान पर वास्तविक एवं स्वाभाविक कार्यों द्वारा दी जाए। स्वाभाविक कार्यों को उन्होंने योजना यानी कि प्रोजेक्ट के रूप में लिया। उनके शब्दों में योजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक पर्यावरण में किया जाता है। उन्होंने अपनी इस प्रणाली को योजना प्रणाली यानी कि प्रोजेक्ट मेथड का नाम दिया। प्रोजेक्ट प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। उन्हें ये 7 पॉइंट हैं, इनको एक एक करके लिखते जाइएगा। नंबर 1 आता है आपका प्रयोजन अथवा निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा पॉइंट आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत और तीसरा पॉइंट आता है वास्तविकता का सिद्धांत। चौथा पॉइंट आता है उपयोगिता का सिद्धांत और पांचवा पॉइंट आता है हमारा सह संबंध का सिद्धांत। छठा पॉइंट आता है हमारा स्वतंत्रता का सिद्धांत और सातवां पॉइंट आता है सामाजिक विकास का सिद्धांत। अब हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट के रूप। तो प्रोजेक्ट के 2 रूप होते हैं, उसको लिखेंगे। सामान्यतः प्रोजेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। नंबर पहला आता है आपका सिंपल यानी कि सरल और दूसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुमुखी। तो सबसे पहले जो 2 प्रोजेक्ट हैं उसमें हम सबसे पहले जानेंगे सरल प्रोजेक्ट। सरल प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा करने में केवल एक ही कार्य करना होता है, जैसे पुस्तक खरीदना। दूसरा पॉइंट है आपका कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुमुखी प्रोजेक्ट। बहुमुखी प्रोजेक्ट वे प्रोजेक्ट हैं जिनको पूरा करने में 2 या 2 से अधिक प्रकार के कार्य करने होते हैं, जैसे पार्सल करना। अब हम लोग जानेंगे प्रोजेक्ट प्रणाली की कार्यविधि। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए निम्नलिखित पदों यानी कि स्टेप्स का अनुसरण किया जाता है। ये 5 स्टेप्स आते हैं, जिसमें पहला स्टेप्स है हमारा प्रोजेक्ट का चयन यानी कि सिलेक्शन। दूसरा है हमारा प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना यानी कि प्लानिंग। तीसरा पॉइंट है हमारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना एक्सक्यूशन। और चौथा है हमारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन यानी कि जजिंग। और पांचवा पॉइंट है हमारा प्रोजेक्ट का लेखन यानी कि रिकॉर्डिंग। ये जो प्रोजेक्ट प्रणाली की जो कार्यविधि के 5 पद यानी कि स्टेप्स दिए हुए हैं, इनको हम एक एक करके जानेंगे। जिसमें पहले नंबर पे हमने बताया था सिलेक्शन यानी कि प्रोजेक्ट का चयन। ये किस प्रकार से होता है इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि प्रोजेक्ट प्रणाली में समस्त विषयों का ज्ञान एवं क्रियाओं का प्रशिक्षण किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक इकाई के रूप में दिया जाता है। इसलिए प्रोजेक्ट का चुनाव करते समय उसकी विषय सामग्री को सामने रखना होता है।
प्रोजेक्ट का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वह बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो और उसे पूरा करने के लिए बच्चे उत्सुक हों। दूसरा पॉइंट हमारा आता है प्लानिंग, यानी कि प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाना। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसके अंतर्गत क्या है, ज़रा ध्यानपूर्वक समझेंगे और लिखेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे पूरा किया जाएगा। इस पर शिक्षक और विद्यार्थी एक साथ विचार करते हैं। विचार करने के बाद उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जाती है। पूरे कार्यक्रम को कई भागों में बांट दिया जाता है और छात्रों को उनकी अपनी रुचि एवं योग्यता अनुसार भिन्न भिन्न कार्य सौंप दिए जाते हैं। ये हमारा होता है प्रोजेक्ट का पूरा करने का कार्यक्रम बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। अब हमने जब प्लानिंग कर ली है प्रोजेक्ट बनाने की, तो उसमें हमारा तीसरा पॉइंट आता है कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, क्योंकि प्लानिंग के बाद ही हम लोग क्रियान्वित करेंगे तो उसको वो आएगा आपका एग्जीक्यूशन, यानी कि सभी जो छात्र हैं यानी कि विद्यार्थी हैं अपने अपने कार्यों का संपादन करते हैं, यानी कि अपने अपने कार्यों में प्रतिभाग करते हैं और शिक्षक उनका मार्गदर्शन करता है। शिक्षक का कार्य केवल होता है विद्यार्थियों को गाइडलाइन करना। किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में छात्रों को या विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी होती हैं। उन्हें करने में विद्यार्थियों को कभी कभी कठिनाइयां भी आती हैं। छात्रों और शिक्षकों को उनसे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन भी किया जा सकता है, क्योंकि जो हमने कार्यक्रम को शेड्यूल हमने बनाया है ना, प्लानिंग करने के बाद हमें किस प्रकार से करना है, तो उसमें हम अगर परिवर्तन करना चाहें तो हम उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसी क्रम में जब हमारा कार्यक्रम को हमने क्रियान्वित कर लिया है तो हमारा चौथा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट का मूल्यांकन, यानी कि जजिंग करना, मूल्यांकन करना, निष्कर्ष निकालना कि क्या निष्कर्ष निकला है, क्या मूल्यांकन किया है हमने। तो इसके अंतर्गत हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट पूरा होने पर छात्र एवं शिक्षक एक साथ बैठकर विचार विमर्श करते हैं और ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब जब प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हो गया, जजिंग हो गई, तो हमारा अंतिम पॉइंट आता है जिसका नाम है हमारा प्रोजेक्ट का लेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग, है ना। यानी कि जब हमारा प्रोजेक्ट का चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्ट का पूरा करने का कार्यक्रम भी हमने बना लिया, प्लानिंग भी कर ली और हमारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करना भी हो गया, एक्सिक्यूशन भी हो गया, प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हो गया, जजिंग हो गया, तो अब हमारा अंतिम पॉइंट यानी कि पांचवा पॉइंट आता है प्रोजेक्ट का लेखन, यानी कि रिकॉर्डिंग। तो अंत में जो विद्यार्थी हैं अपने प्रोजेक्ट पुस्तिकाओं में अपने द्वारा किए गए जो कार्य हैं, कार्यों की विधियां हैं, प्रयोग में आने वाली जो पुस्तकें हैं, प्रयोग में आने वाले जो साधन हैं, जो उपकरण हैं आदि का पूर्ण विवरण अंकित करते हैं और इसके साथ साथ वे विद्यार्थी योजना की सफलता और असफलता के कारणों पर भी प्रकाश डालते हैं। अब हम लोग जानेंगे, नया हेडिंग है हमारा प्रोजेक्ट प्रणाली और भाषा शिक्षण। तो जो प्रोजेक्ट प्रणाली में सभी विषयों की शिक्षा किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक साथ दी जाती है। किसी भी विषय की अलग से शिक्षा नहीं दी जाती है, यानी कि जो भी शिक्षा दी जाएगी सभी विषयों की वो सारी की सारी हमारी प्रोजेक्ट के माध्यम से ही दी जानी है। बिना प्रोजेक्ट के माध्यम से किसी विषय की शिक्षा अलग से नहीं दी जाती है। और भाषा की शिक्षा भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में स्वाभाविक रूप से ही होती है। यहाँ एक प्रोजेक्ट बहुमुखी प्रोजेक्ट के उदाहरण द्वारा हम इस तथ्य को स्पष्ट करेंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे, यानी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के बारे में कि प्रोजेक्ट है आगरा का ताजमहल देखना।
आगरा का ताजमहल देखना। अब इसमें हम जिन मतों के बारे में जानेंगे वो हैं हमारे वास्तविक जीवन की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, भूगोल की शिक्षा, गणित की शिक्षा, कला की शिक्षा और भाषा की शिक्षा। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है वो है हमारा आगरा का ताजमहल देखना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वास्तविक जीवन की शिक्षा। प्रोजेक्ट का चयन करने के बाद विद्यार्थी शिक्षक के साथ विचार विमर्श कर प्रोजेक्ट को पूरा करने का कार्यक्रम बनाते हैं। इसके लिए वे आपस में बातचीत करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और सामूहिक रूप से विचार विमर्श कर किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। इस प्रकार बच्चे बातचीत करने, तर्क वितर्क करने और निर्णय करने में कुशलता प्राप्त करते हैं और वास्तविक जीवन के लिए तैयार होते हैं। इसी क्रम में दूसरा पॉइंट है इतिहास की शिक्षा। ताजमहल को देखते समय अनेक प्रश्न उठने स्वाभाविक हैं। ये किसने बनवाया था, ये कब बना था आदि, और इस प्रकार के प्रश्नों को उत्तर ढूंढने से इतिहास का ज्ञान होना स्वाभाविक है। भूगोल की शिक्षा। आगरा पहुंचने पर बच्चों को वहाँ की जलवायु एवं वहाँ की प्राकृतिक संपदा का ज्ञान होगा, वहाँ के उद्योग धंधों का ज्ञान और वहाँ के आसपास के भूगोल का ज्ञान होगा। बस इसके लिए शिक्षक को ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना होता है जो बच्चों के मस्तिष्क में प्रश्न उठें और वे उनके उत्तरों को ढूंढें। अब हम लोग जानेंगे गणित की शिक्षा। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में बच्चों को आने जाने, रहने और खाने पीने आदि पर हुए व्यय का हिसाब रखना होगा और वे व्यवहारिक गणित का ज्ञान सहज में ही प्राप्त करेंगे। शिक्षक को तो केवल उनका गाइड यानी कि मार्गदर्शन भर करना होगा। अब हम जानेंगे कला की शिक्षा। ताजमहल स्वयं वास्तुकला का गान कर रहा है। उसके देखकर वास्तुकला के सुंदरम रूप का ज्ञान होना स्वाभाविक है। बच्चों से ताजमहल का चित्र भी बनवाया जा सकता है और इस कला की शिक्षा भी स्वाभाविक रूप से दी जा सकती है। अब हम जानेंगे भाषा की शिक्षा। यहाँ हमारा मुख्य प्रयोजन भाषा शिक्षा से है। ये तो प्रोजेक्ट प्रणाली में आदि से अंत तक चलती है। प्रोजेक्ट के चयन और उसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनाने हेतु छात्र और शिक्षक बातचीत करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं और इस प्रकार वार्तालाप यानी कि मौखिक भाषा में निपुण होते हैं। और वार्तालाप की ये क्रिया किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में आदि से अंत तक चलती है और इस प्रकार प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा की शिक्षा भी आदि से अंत तक ही चलती है। ताजमहल देखने जाने के लिए बच्चों को पत्र व्यवहार करना होगा। रेलवे कंसेशन हेतु अधिकारियों से पत्र व्यवहार करना होगा। इस प्रकार लिखित भाषा रचना कौशल की स्वाभाविक रूप से होगी। बच्चों को ताजमहल निर्माण की कहानियाँ लिखाई जा सकती हैं, उनसे ताजमहल पर निबंध लिखवाया जा सकता है, उन्हें ताजमहल पर गद्य पाठ पढ़ाए जा सकते हैं और ताजमहल से संबंधित कविताओं का रसास्वादन कराया जा सकता है। अभिमत यानी कि ओपिनियन। इसमें दो मत हैं कि प्रोजेक्ट प्रणाली में भाषा शिक्षा बड़े स्वाभाविक रूप से चलती है, परंतु इस प्रणाली द्वारा भाषा का श्रृंखलाबद्ध शिक्षण संभव नहीं। व्याकरण की शिक्षा हेतु तो इसमें अवसर ही नहीं मिलते और व्यर्थ की खींचातानी से कोई लाभ नहीं है। साफ जाहिर है कि भाषा की शिक्षा हेतु हम इस विधि पर निर्भर नहीं रह सकते। हाँ, वर्ष में 1-2 प्रोजेक्ट पूरे कराए जा सकते हैं और उनके माध्यम से व्यवहारिक भाषा की शिक्षा दी जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।